तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस रिवीजन के दौर में बिहार सिविल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। एक नई सोच के साथ में केमिस्ट्री एक नज़र, रसायन विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन बच्चे पेपर में आते हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से डिजाइन किया गया है उसको आपने ये सरसरी निगाह से देखना है ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो पाए। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि कुछ ऐसे सवाल मैं अपने रिसर्च प्रोसेस से निकालता हूं जिससे ये अंदाजा हो सके कि इस तरह के प्रश्न कमीशन के द्वारा पूछे जा सकते हैं। 69 पीटी का आपका एग्जाम होने वाला है 30 सितंबर को। उसी दौर में हम सामान्य विज्ञान की इस कड़ी में आज केमिस्ट्री के इस सेशन के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन है लेवोजियर और चौथा ऑप्शन है सी.वी. रमन। बच्चों आप सबको याद रहना चाहिए, लेवोजियर वाज द साइंटिस्ट जिसने केमिस्ट्री की रूपरेखा तय की। केमिस्ट्री के बारे में उसने यही कहा था कि कोई भी पदार्थ का निर्माण जो हुआ है एक अणु से हुआ है और वह एक अणु जो है वह अणु किस प्रकार का अणु है भाई, वह अणु किस प्रकार का अणु है? तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वह अणु खासकर एक फिक्स्ड रेशियो में रहता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात किसने कहा है? लेवोजियर ने कहा है। द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, बच्चों आप सबको मालूम होगा कि कोई भी पदार्थ का निर्माण जो होता है वह फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, जब भी कोई एटम आपस में जुड़ते हैं तो किसी न किसी पदार्थ का निर्माण होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, द्रव्य के संरक्षण का सिद्धांत लेवोजियर ने दिया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में हम जानते हैं, समझते हैं। रही बात इन्हीं के साथ साथ आपने यहाँ पर कुछ और भी नाम देख रहे हो, जैसे रदरफोर्ड के बारे में आप जानते हो। रदरफोर्ड ने किसी भी पदार्थ के एटम की बात करी, यानी कहीं ना कहीं उनके नाम के आगे हम ये कह सकते हैं कि ही हैज गिवन एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना के बारे में बताया और साथ ही साथ उस परमाणु की संरचना में परमाणु के केंद्रक की चर्चा की, न्यूक्लियस की खोज की थी। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? हेनरी रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड साहब का ये इनिशिएटिव था। फोटोकेमिस्ट्री यानी फोटोमेट्री का सिद्धांत दिया था। तो आप फोटोमेट्री के सिद्धांत के बारे में, प्रकाश नीति का जो सिद्धांत था आइंस्टीन का दिया हुआ था। रमन साहब इंडियन साइंटिस्ट, सी.वी. रमन नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। बहुत बड़ी योगदान थी फिजिक्स के फील्ड में इनका। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले सवाल के तरफ जो नजर रखी है वो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के रूप में रखी है और मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फादर माना जाता है वो लेवोजियर को माना जाता है। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी परमाणु के केंद्रक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, परमाणु कक्ष के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, उनका एक क्वेश्चन पूछा ये गया है कि केंद्रक के अंदर क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और दूसरे ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीसरे ऑप्शन में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चौथे ऑप्शन में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ज्ञात है तो आपको ये जरूर पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होता है तो आपके पास में तीन ऑप्शन गलत हो रहा है, ये ऑप्शन गलत हो रहा है, ये ऑप्शन गलत हो रहा है और डी ऑप्शन गलत हो रहा है। तो आपका सही आंसर क्या बनता है बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। गॉट माई पॉइंट?
अब रही बात कुछ थोड़ी बेसिक्स को हम लोगों ने करना चाहिए। जैसे प्रोटॉन आप सभी को मालूम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। इसके बारे में कई बार साइंटिस्टों का नाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ई गोल्डस्टीन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने किया। जे थॉमसन, इसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था बच्चे, और इस तरह से इसने ये बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने किया। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके इस सवाल का आंसर भी मिला और एडिशनली ये 2-3 सवाल आपको मिल गया है। इन तीनों सवालों के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज, यानी साहब अभी अभी जस्ट आपसे बात हुई है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अब तो आपको आसान हो गया। जेम्स चैडविक का नाम मैंने अभी जस्ट लिया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस की खोज की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। न्यूटन ने फोर्स और ग्रेविटी का रूल दिया था, नियम दिया था। तो आप सब विद्यार्थी को यह मालूम है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं बेटा। भगवान का कण, गॉड पार्टिकल, बड़ा न्यूज में रहा है हमेशा। देखो, चर्चाएं जब भी होती है किसी पदार्थ की, किसी एटम की, चूंकि आप सभी जानते हो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन उसके तत्पश्चात बहुत सारे ऐसे पार्टिकल की खोज हुई, पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, और अभी रिसेंटली हम बार बार चर्चा में करते हैं गॉड फादर पार्टिकल, भगवान का कण, बोसोन पार्टिकल को कहते हैं, और हिग्स बोसोन उस पार्टिकल का नाम है। तो आपको याद रखना है हिग्स बोसोन भगवान पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following element does not contains neutron? क्वेश्चन क्या पूछा गया? कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें क्या नहीं पाई जाती बच्चे? न्यूट्रॉन नहीं पाई जाती है। साहब न्यूट्रॉन किस में नहीं पाई जाएगी? आपको मालूम है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। और अगर आप ये बात जानते हैं कि किसी भी तत्व का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो आप यही कहते हो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गॉट माय पॉइंट? और एटॉमिक मास के लिए आप क्या कहते हो? एटॉमिक मास के लिए कहते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही कहते हो ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसी को आप एटॉमिक मास के रूप में जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान के रूप में जानते हैं। गॉट माय पॉइंट? अब देखो, इसमें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फाइन। यहां पर कौन सा ऐसा तत्व है? पहला तत्व ऑक्सीजन है। किसी को भी अनडाउटली बचपन से ही आप पढ़ रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो नाइट्रोजन का भी एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर मालूम होगा। निसंदेह ज्यादातर बच्चे को यह जरूर मालूम होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन वैसे तो कई फॉर्म में पाई जाती है, H11, H12, H13, लेकिन अगर मैं H11 की बात करूं यानी एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1, तो आप यहां देखेंगे एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन तो है, और प्रोटॉन कितना है? तो प्रोटॉन 1 है। और एटॉमिक मास का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर 1 है और प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? आप निकाल सकते हैं 1 - 1 = 0। फिर से देखेंगे, हाइड्रोजन 1 1 लिखने का मतलब मेरा यह है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। एटॉमिक मास में P + n, तो P + n = 1, और प्रोटॉन की संख्या 1 है, 1 + n = 1, n = what? 1 - 1 यानी 0। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन जिसमें है नहीं, 0 है, वो क्या होगा? आंसर इज हाइड्रोजन। अगले सवाल की तरफ,
द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, जस्ट बताया था। मास नंबर का मतलब क्या? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां सेकेंड ऑप्शन में देखिए, द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, आंसर निकल गया बी पार्ट। पहले में क्या कह रहा है? सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। अच्छा, मास नंबर पूछ रहा है बेटा, मास नंबर पूछ रहा है तो नंबर को आपने करना पड़ेगा। तो नंबर के हिसाब से सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। मास नंबर है ये। अगर एटॉमिक मास पूछता तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो ए पार्ट इज द राइट आंसर। और इसके लिए क्या राइट आंसर होगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान पूछेगा तो द्रव्यमान का मास, टोटल मास, टोटल मास, कुल द्रव्यमान। किसका कुल द्रव्यमान? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो अगर हम एटॉमिक मास कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान कहेंगे, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर हम मास नंबर कहेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मास नंबर। सो ए पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, the atoms in which the number of proton is the same but the number of proton is the same but the number of neutron is different are known as। कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? सेम है। डिफरेंट क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर डिफरेंट है तो आप देखिए ना, ध्यान से अगर आप समझते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का डिफर होने का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने का मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, आया ना? एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, ठीक है। चूंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो न्यूट्रॉन डिफर हो रहा है, तो P प्लस एन, P तो सेम है, एन डिफर करेगा तो इसका मतलब एटॉमिक मास डिफर करेगा, आया ना? पहली बात। और यहां फिर दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन ले रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर को कहते हैं। इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। इसकी दो भाषा मैं अलग अलग बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसके लिए आप आइसोटोप यानी समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। क्लियर हुआ? समस्थानिक वो होते हैं जिसमें परमाणु संख्या समान हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, यानी परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। परमाणु द्रव्यमान भिन्न कब होगा? जब न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। प्रोटॉन सेम होगी, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगी। तो इन अदर वर्ड्स, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स। आपके पास में तीन ऑप्शन और है, उसको भी जानना चाहिए आपको। जैसे आइसोबार्स दिया है, आइसोटोन्स दिया है और आइसोमर्स दिया है। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं, हम जानते हैं इस बात को। आइसोबार्स क्या है? सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है कि आइसोबार्स क्या है। आइसोबार्स में क्या होगा बेटा? एटॉमिक मास सेम होगा। हाँ बेटा, पीडीएफ क्लियर नहीं आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है, पीडीएफ क्लियर नहीं आ रही है? क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रही है ना आपको? अच्छा, तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपको एक बार और जब आप रिवाइज करिएगा ना, जब वीडियो को दोबारा देखिएगा तो शायद ये ठीक हो जाएगा। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, तकनीकी समस्या है, और मैं होप करता हूं, मैं आशा करता हूं कि बड़ी जल्दी ये ठीक हो जानी चाहिए, ठीक है। और मेरी आवाज तो आप तक जा रही है, मतलब ऑडिबल हैं हम? तो ऑडिबल हैं तो सुने, आप समझेंगे। मैंने एक सवाल अभी रखा है, आइसोबार्स, जिसको हम कहते हैं बेटा समभारिक।
समभारिक में मैंने क्या कहा, एटॉमिक मास सेम हो, यानी परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, एटॉमिक मास सेम हो, और डिफर क्या हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होती है यानी परमाणु संख्या भिन्न होती है तो इसको हम कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं बेटा, परमाणु संख्या में भिन्नता हो, परमाणु संख्या में भिन्नता हो तो आप इसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे आइसोबार्स। मैं उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई एक्स वाई और जेड एलिमेंट है, इसका 18 एटॉमिक नंबर है, 40 मास नंबर है, इसका 19 एटॉमिक नंबर है, 40 मास नंबर है, इसका 20 एटॉमिक नंबर है, 40 मास नंबर है। तो क्या एटॉमिक मास सेम हो गया? यस हो गया। 40 सबका है, मास नंबर कह लो, एटॉमिक मास कह लो, सेम है। एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, ये उदाहरण हो गया आइसोबार्स का, यानी समभारी का। ये किसका उदाहरण हो गया, समभारी का, एटॉमिक मास का। ठीक है बच्चे, आई होप सो अब आप ठीक से देख पा रहे होंगे। आवाज आ रही है, पीडीएफ क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, तो वीडियो पर क्या धुंधलापन आ रहा है? चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बस वही तकनीकी प्रॉब्लम है बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेट स्लो है, अभी थोड़ी देर तक ठीक हो सकती है मेरे ख्याल से, है ना? तो समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइसोबार्स मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। अच्छा, एक दो और ऑप्शन थे, अगर आप उसको फिर से देख ले तो अच्छा रहेगा। वो ऑप्शन क्या था? हाँ, आइसोटोप्स और आइसोबार्स तो मैंने करा दिया। आइसोमर्स और आइसोटोन्स चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए जरा इसको भी देखते हैं, आइसोटोन्स देखते हैं। लीजिए, आइसोटोन्स क्या होती है? डियर स्टूडेंट, आइसोटोन्स को कहते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक, हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। नाम से पता लग रहा है न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होगी। डिफर क्या करेगा? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन कह रहा है। इसका मतलब बड़ा आसान शब्दों में मैं एक समझाने जा रहा हूं आपको, देखना। एक एक्स लिया मैंने, एक वाई लिया, यहां 1 एटॉमिक नंबर है, 3 एटॉमिक मास है, यहां पर 2 एटॉमिक नंबर है, 4 एटॉमिक मास है। आप दोनों केस में देखेंगे एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन का नंबर, हाँ या ना? एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन का नंबर, तो प्रोटॉन का नंबर कितना आ गया? 1। और यहां भी प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया? 2। और मास नंबर का मतलब क्या सिखाया है मैंने? P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 3 है, न्यूट्रॉन कितना होगा जल्दी बताएंगे? 2 आएगा, वेरी गुड। फिर यहां पर भी P प्लस एन कितना है? 4 है, P 2 है, एन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया ना? जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोन्स। इसे हम कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर? तो आइसोटोन्स हमने पढ़ा, हमने आइसोबार्स पढ़ा, हमने आइसोटोप्स पढ़ा। एक और चीज आपका रहता है, वो क्या रहता है? आइसोमर्स। आइए आइसोमर्स भी समझ लीजिए आप। आइसोमर्स क्या होता है? हिंदी में कहते हैं समावयव, समावयव।
आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है बेटा? एक्चुअली ये किसी एटम की बात नहीं है, ये किसी न किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कोई भी कंपाउंड हो, मान लो एक उदाहरण लेता हूं, ब्यूटेन। ब्यूटेन सुना होगा आप लोगों ने। तो ब्यूटेन एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ब्यूटेन कंपाउंड है तो उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका चेंज नहीं होगा, वो एक ही जैसा होगा। आणविक सूत्र समान हो, उसका आणविक सूत्र क्या हो? समान हो। आणविक सूत्र समान हो, समान हो तो उसे आप क्या कहेंगे? लेकिन उसमें उसकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको आप कह सकते हैं, संरचना सूत्र हो, वो डिफरेंट हो। अब जैसे मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10 सुना होगा फॉर्मूला, C4H10 ब्यूटेन होता है। तो C4H10 को मैं कैसे लिख सकता हूं? C4H10 कभी नहीं बदलेगा। इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? CH3 CH2 CH2 CH3। आप देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 3 10। तो हो गया ना C4H10 ये। तो C4H10 एक अरेंजमेंट ये है। दूसरे अरेंजमेंट की बात करें अगर हम, तो दूसरे अरेंजमेंट में कैसे होगा? CH3 CH3 CH3। अब काउंट करिए, 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गया। हाइड्रोजन 3 3 9 3 3 6 3 9 और 1 10। पहले ऐसे लिख रहे हैं, दूसरा ऐसे लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक जैसा नहीं है, पहला का अलग दूसरे का अलग, लेकिन दोनों में फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? आइसोमर्स दे देंगे। क्लियर हो गया बात? तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? 3 चीज सीखी। एक तो आइसोटोप्स क्या है, फिर दूसरा आइसोबार्स क्या है, तीसरा आइसोटोन्स क्या है, और चौथा आइसोमर्स क्या है। डाउट जब कभी भी हो तो दोबारा रिपीट करके वीडियो को सुने या देखें, तो उससे आपका क्लियरिटी आ जाएगी। अगले सवाल की तरफ आइए बेटा। मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ आपको लिए चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which of the following process is not useful for purification of solid impurities? ठोस सॉलिड impurities। कौन सी प्रक्रिया ठोस अशुद्धियों को, दुर्गंधियों को शोधन के लिए उपयोगी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जो कि कभी भी सॉलिड अगर है, और सॉलिड के लिए अगर पूछा जाए कि भाई इसके सॉलिड इंप्योरिटीज को कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो इस पर अगर सवाल पूछा जाए तो आप लोग देखो, पानी वानी की बात हम लोग करते हैं, सुने है ना? पानी की बात जब भी करते हैं तो पानी में बहुत सारी चीजें होती हैं ना। पानी में बहुत सारी गंदगी होती है, लेकिन उस पानी की गंदगी को हटाने के लिए आप वाष्पीकरण कई बार करते हो, फिल्टरेशन करते हो, कई मेथड करते हो। यहां पर कह रहा है नॉट यूजफुल। देखो बच्चे, पानी की गंदगी फिल्टरेशन से सॉलिड चीज को निकाला जा सकता है। अगर किसी पानी में कीचड़ है, मिट्टी है, तो उसको फिल्टर कर देंगे तो उसकी इंप्योरिटीज निकाली जा सकती है। क्वेश्चन में कह रहा है नॉट यूजफुल, यानी सॉलिड के लिए यूजफुल नहीं है। तो सॉलिड के लिए कौन सा यूजफुल नहीं है? मैं पहला ऑप्शन की तरफ चलता हूं। आसवन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आसवन कहते हैं, डिस्टिलेशन। पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं कि डिस्टिलेशन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर पानी में ही मिट्टी है, कचरा है, तो या किसी कोई भी अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तब भी पहले उसको उबालते हैं। तो जब पानी उबालते हैं तो वेपर फॉर्म में जाता है। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, और वेपर फॉर्म में जब जाता है तो उस वेपर को आप कूल करते हो, ठंडा करते हो। तो जब ठंडा करते हो तो देखोगे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। कई बार गाँवों में भी देखा होगा, जो ढक्कन होता है उस ढक्कन पे पानी की बूंदे जमा हो जाती है। वो क्या हुआ? पहले भाप था और भाप फिर से पानी में आ गया, डिस्टिल हो गया। डिस्टिलेशन प्रोसेस है, लिक्विड पार्टिकल का शोधन किया जाता है डिस्टिलेशन से।
लिक्विड पार्टिकल का डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई की जाती है, बड़ा ही बेनिफिशियल होता है, बड़ी बेस्ट प्यूरिफिकेशन मेथड है ये द्रव के लिए। ठीक है बेटा, तो हमने पहले ही बताया। अच्छा, कृष्ण, ये दूसरा ऑप्शन है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या है ये देखो, सबलाइम करना। जैसे वो जो वाटर को गर्म किया आपने, वेपर फॉर्म में गया, वेपर फॉर्म में जब जाता है तो आप देखें, तो मैंने डिस्टिलेशन की बात कर दी है, लेकिन जब नेप्थलीन बॉल ले लो, एक उदाहरण और ले लेता हूं आपको, नेप्थलीन बॉल, कैम्फर, कपूर ले लो, तो आप देखोगे कि हवा में जैसे ही रखते हो, है वो सॉलिड, पर जैसे ही हवा में रखते हैं वह धीरे 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 वेपर फॉर्म में आ जाता है। वेपर फॉर्म में आ गया, सबलाइम कर गया। वो क्या कर गया? सबलाइम कर गया। तो उसको कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। तो सॉलिड का इंप्यूरिटी उसमें से हटेगा नहीं, वो पूरा का पूरा प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि भाई सॉलिड के प्यूरिफिकेशन के लिए जो यूजफुल नहीं है वह मेन, सब्लिमेशन में तो कैम्फर सॉलिड था, तो इसका मतलब सब्लिमेशन हम लोग सॉलिड के लिए उपयोग में ला सकते हैं, हाँ या ना? सॉलिड के लिए कैम्फर या नेप्थलीन बॉल क्या है? ठोस है। तो ये तो आपका सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन की तरफ आइए, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल फॉर्म में होगा, दाने के रूप में होगा, तो सॉलिड ठोस में ही तो दाना आएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन भी ठोस के लिए होगा, सब्लिमेशन भी ठोस के लिए होगा। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्टिलेशन कभी भी सॉलिड के लिए नहीं होगा, लिक्विड के लिए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डिस्टिलेशन। क्लियर हुआ मेरी बात? लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन सॉलिड के लिए, क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड के लिए, क्रिस्टल फॉर्म में आता है। नमक आप बनाते हो ना जी, नमक सुना होगा, वॉशिंग सोडा बनाते हो, आप वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जानते होगे बेटा। वाटर को भी क्रिस्टल फॉर्म में हम क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, तो Na2CO3.10H2O बोलते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म में है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये कुछ जानकारी आपको मैं दे रहा था। आगे बढ़ेंगे हम, द टेक्निक क्रोमैटोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमैटोग्राफी इज यूज्ड टू, क्रोमैटोग्राफी का तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये खासकर जो कलर पिगमेंट होते हैं ना, रंग के, वर्णक सुना होगा आप लोगों ने, है ना, पिगमेंट सेपरेशन होती है। तो पिगमेंट सेपरेशन में यहां पर ऑप्शन क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, पहला आइडेंटिफाई कलर सब्सटेंस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कलरिंग सब्सटेंस, और चौथा ऑप्शन दिया गया है सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। बड़ा अच्छा है भाई, कह रहा है मिक्सचर में से, मिश्रण में से। मैं डी ऑप्शन को पहले क्यों चूज किया हूं? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस, सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, मिक्सचर में से सब्सटेंस को सेपरेट करना, मतलब जब भी हम कलर लगाते हैं, कलर का पानी में घोल दिया, यानी डाइंग, कपड़े की डाइंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? मिश्रण है, उसमें से क्रोमैटोग्राफी के द्वारा कलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कलर को अलग कर देंगे, समझ आया? रंग को अलग कर देंगे, यानी सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। यह बिल्कुल सही आंसर है। डिस्टिलेशन मेथड अभी आपने पढ़ा, सेपरेशन के लिए की तो जाती है, पर प्यूरिफिकेशन मेथड है ये। डिस्टिलेशन मेथड क्या है? प्यूरिफिकेशन मेथड है। यहां पर लिखा है आइडेंटिफाई कलर सब्सटेंस, साहब जो रंग होगा वही ना आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करने का प्रोसेस है ना बेटा, सेपरेशन करने का है। सो डी इज द राइट आंसर। डी इज इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट कहेंगे? अगर इन दोनों को लेते हैं, पहले वाले को और डी वाले को, तो बेस्ट आंसर होता है डी वाला। बी में डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के स्ट्रक्चर की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इन दोनों में आपका मिसकंसेप्शन हो सकता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है आइडेंटिफाई कलर सब्सटेंस। आइडेंटिफाई तो करेंगे ही, लेकिन आइडेंटिफाई तो उसमें भी, मिश्रण में भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि लाल रंग का है तो लाल रंग का रहेगा, पर सवाल यह है सेपरेशन करना है, तो सेपरेट करने के लिए लिखा है
सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ, द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दिया भाई, सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में, यानी ठोस को गैस में कर दिया बेटा। अभी जस्ट आपने किया तो था, किसको किया था, कपूर को। कपूर क्या है बेटा, कैम्फर क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड से वो वेपर फॉर्म में गया है। कौन सा प्रोसेस हमने यूज किया था उसके लिए, उसके लिए कौन सा, अभी पढ़ाया था ना, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, अभी तो बताया था, पीछे क्वेश्चन में था ना ये, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। बेटा कंडेंसेशन, कभी भी कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, पानी यानी वाटर वेपर, पहले वाटर वेपर ठंडा होकर क्या हो रहा है, बारिश, कंडेंस होता है, ठंडा होता है, वेपर ठंडा होकर लिक्विड बन रहा है, वेपर इनटू लिक्विड। अगर पूछा जाए गैस से लिक्विड बनाना है तो क्या होगा, गैस से लिक्विड बनाना है तो कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं इस प्रक्रिया को, क्या कहते हैं हम, संघनन, यानी गैसियस, गैस से लिक्विड, गैस से द्रव में आएगा तो कंडेंसेशन, और ठोस से गैस में आएगा तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, और इवेपोरेशन में क्या होगा, लिक्विड टू गैस, हाँ शाबाश, लिक्विड टू गैस, द्रव से गैस में। अब बॉइलिंग तो तुम जानते हो, बॉइलिंग तो प्रोसेस है, बॉयल करने पर डेफिनेटली क्वथनांक कहते हैं कि हाँ गर्म कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो उबालेंगे तो क्या होगा, वेपर फॉर्म में जाएगा। ये कोई प्रश्न नहीं है, आपका आंसर सब्लिमेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन, वेरी गुड, सैंड एंड नेफ्थलीन, रेत है, रेत है, दूसरी तरफ क्या है, नेफ्थलीन बॉल है। नेफ्थलीन बॉल देखा होगा ना आपने भाई, आप जब भी वॉशरूम में जाते हैं तो यूरिनल में नेफ्थलीन बॉल डाल दिया जाता है, कई बार कपड़ों वगैरह में भी डालकर, कंबल रजाई के अंदर नेफ्थलीन बॉल डाल देते हैं, है ना। तो नेफ्थलीन बॉल जो डालते हैं बच्चे, तो कह रहा है कि सैंड और नेफ्थलीन बॉल को सेपरेट कैसे करेंगे, दोनों तो दोनों क्या है, दोनों तो सॉलिड ही है ना बेटा, सॉलिड है, पर नेफ्थलीन बॉल क्या होगा, सब्लाइम करेगा, और जब सब्लिमेशन से वो सब्लिमेशन करेगा, यानी सब्लिमेशन के द्वारा ऊर्ध्वपातन, अभी बोले थे सैंड दोनों है, ये तो ठोस का ठोस ही रह जाएगा, ये सॉलिड का सॉलिड ही रह जाएगा, ये इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर नेफ्थलीन बॉल सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम सेपरेट कर सकते हैं ना, तो आप इसमें क्या करेंगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। अच्छा क्रोमेटोग्राफी भी बताया था, डिस्टिलेशन बताया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रभाजी आसवन कहते हैं। अब आइए प्रभाजी आसवन क्या है, आप लोगों को शायद मालूम होगा, पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सुना होगा आप लोगों ने, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब सेपरेट किससे होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैन बी डन बाय, यानी पेट्रोलियम का शोधन किससे किया जाता है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, हम लोग आंसर देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है भाई। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट, पूछा गया है पृथ्वी पर भूमि की मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक मात्रा किसमें होता है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है, कहां पर पूछ रहा है, अर्थ क्रस्ट, जमीन का अंदर जो ऊपर वाला लेयर है, यानी जमीन के अंदर जो बाहरी भाग है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दिस इज क्रस्ट। अब पूछ रहा है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास, किसके आधार पर, परसेंटेज बाय मास, द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर परसेंटेज बाय मास, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, लार्जेस्ट अमाउंट में कौन पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या है बेटा, सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, और चौथा ऑप्शन है
कैल्शियम। ठीक है, मास के आधार पर जब कभी भी हम चर्चा करेंगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा परसेंटेज बाय मास ऑक्सीजन होता है। ठीक है, लेकिन कई बार आप लोग कहते हो कि नहीं सर मिट्टी के अंदर तो रेत है, सैंड है ना, तो सैंड है तो भैया सैंड का तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, SiO2 होता है, मास के आधार पर ऑक्सीजन ही तो होगा। मास के आधार पर अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन ही होगा। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे आम है? कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की रचना, बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा आप लोगों ने, विशाल धमाका सिद्धांत। कहा जाता है कि ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स, ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स concentrated in a vast lump. It was primeval atom and once a time it was explode in different direction, galaxies बना, आप स्टार्स बनते हैं। तो तारों का निर्माण किससे हुआ? हाइड्रोजन से हुआ है। तो यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज है वो क्या है? कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे आम है? हाइड्रोजन इज मोस्ट एबंडेंट। आप लोग याद रखिएगा जी, तारों का निर्माण, सूर्य का निर्माण, तारों का निर्माण कॉन्डेंस्ड क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के संघनन के कारण तारों का निर्माण हुआ है, कॉन्डेंस्ड फॉर्म है। ठीक है बच्चे, तो आप ध्यान में रखेंगे इसका आंसर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में एक बड़ी बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि इसकी खोज, इसके बारे में किसने बताया था? आप याद रखना, हेनरी कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज की थी। इसके बारे में याद रखना। ऑक्सीजन के बारे में भी कई बार साइंटिस्टों के नाम पूछे जाते हैं, नाम याद रखेंगे, प्रिस्टले। ठीक है, नाइट्रोजन का रदरफोर्ड, ये भी याद रखना, रदरफोर्ड बड़ा कॉमन नाम है, याद रखना है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु, यानी अभिक्रिया में सबसे अधिक। ऑप्शन दिया है सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। आंसर इज पोटेशियम, पोटेशियम इज द राइट आंसर। सीरीज में अगर ऑप्शन में, वैसे ज्यादातर बच्चे सोडियम बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन जब पोटेशियम हो तो आंसर इज पोटेशियम। अगर ऑप्शन में पोटेशियम नहीं होता देन योर आंसर इज सोडियम। क्लियर? अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल, कौन सा जोड़ा मेटल का है कंस्टिट्यूट द लाइटेस्ट मेटल? लाइटेस्ट का मतलब हल्का, सबसे हल्का। लिथियम होता है बेटा, देखो इसमें किसमें ऑप्शन है? लिथियम। दो ऑप्शन है, लिथियम एंड मरकरी, लिथियम एंड ऑस्मियम। बड़ा मुश्किल है भाई, कह रहा है सबसे हल्का और सबसे भारी, तो सबसे भारी होता है ऑस्मियम। बी पार्ट इज द राइट आंसर, लिथियम एंड ऑस्मियम, लिथियम एंड ऑस्मियम। अब ये सब रटना है आपको, सबसे हल्का कौन होता है? लिथियम। सबसे भारी कौन होता है? ऑस्मियम। Which the heaviest metal among the following is? अब इनके आधार पर पूछ रहा है कि ये जो धातु सब लिखा हुआ है, जैसे कुछ नाम हम अभी आपको बोल रहे हैं, इसमें कौन कौन धातु दिया है? एक है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है मरकरी, चौथा है प्लेटिनम, और पूछ रहा है इसमें से कौन हेवियर मेटल है, यानी भारी धातु इसमें कौन सा है। देखो बेटा, भारी धातु में ऑस्मियम अभी पढ़ा था, लेकिन ऑप्शन में ऑस्मियम है नहीं कहीं। ऑस्मियम के बाद में अगर हम कोई बात करेंगे तो प्लैटिनम की बात करेंगे। हालांकि आप ये जरूर याद रखेंगे, ये सभी भारी धातु हैं, ये सभी भारी धातु हैं बेटा, ये चारों के चारों भारी धातु हैं। इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसका घनत्व अधिक होता है। भारी धातु की श्रेणी में ये चारों ही है, लेकिन सबसे भारी पूछा है इसलिए प्लेटिनम होगा। प्लेटिनम नहीं होता तो गोल्ड होता है ना। मरकरी भी भारी धातु है। Which among the following is known as क्विकलाइम? क्विकलाइम पूछा गया है। चूना, चूना व्हाइट वॉश करते हो ना, CaO, वेरी गुड, शाबाश। लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बेटा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी गुड। अच्छा, जिसने भी आंसर दिया CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? बोलिए, नहीं मालूम है? मिल्की लाइम कहते हैं इसको, मिल्की लाइम, दूधिया चूना कहते हैं बेटा, मिल्की लाइम कहते हैं, दूधिया चूना।
या इसे हम एक और नाम देते हैं बुझा हुआ चूना। हाँ, बुझा हुआ चूना कहते हैं, या स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं इसको, अंग्रेजी में स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, मिल्की लाइम या स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये सब गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट, पूछ रहा है सीमेंट में मुख्य रूप से मुख्य घटक सीमेंट किससे बनता है भाई? सबसे ज्यादा आप इसमें अगर ऑप्शन दिया है, हाँ, क्या आंसर होगा? लाइमस्टोन और लाइमस्टोन एंड जिप्सम। मेरे प्यारे बच्चे, आप याद रखना, सीमेंट का सही आंसर आपने दिया है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी लाइमस्टोन ही इसका राइट आंसर है, जिप्सम इसका राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंग्रेडिएंट नहीं है और आंसर इसमें एक ही होना था। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या आंसर डालेंगे? मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि आप जिप्सम बोल रहे हो, तो जिप्सम बोल रहे हो तो इसका आंसर डी कर दोगे आप, ये गलत हो जाएगा। जिप्सम रॉ मटेरियल नहीं है, इनग्रेडिएंट नहीं है, इनग्रेडिएंट नहीं है बेटा। इनग्रेडिएंट अगर पूछा जाए तो लाइमस्टोन और क्ले होता है, क्ले एक मिट्टी होती है, तो इसका आंसर लाइमस्टोन होगा, चूना पत्थर होगा, ठीक है। अब आपने जो जिप्सम पढ़ा हुआ है वो क्यों पढ़ा हुआ है वो मैं बता रहा हूं। जिप्सम इनग्रेडिएंट नहीं है, जिप्सम डाली जाती है सीमेंट में, जब सीमेंट बन जाता, सीमेंट बन गया तब जिप्सम डाला है, तो इनग्रेडिएंट नहीं। इनग्रेडिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि सीमेंट बन चुका है। सीमेंट किससे बन चुका है? चूना पत्थर और क्ले से बन चुका है। और ये डालते क्यों है, ये आंसर याद रखना है। इट इज एडेड, ये डाली जाती है सीमेंट में, मिलाई जाती है सीमेंट में। इसका मतलब सीमेंट बन चुका है और इसको मिलाया गया है। जिप्सम को डाली जाती है सीमेंट में, एडेड इन सीमेंट, मिलाई जाती है सीमेंट में, सीमेंट का घटक नहीं है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब क्यों मिलाई जाती है इसके ऊपर बात कर ले तो कैसा रहेगा? सीमेंट में क्यों मिलाई जाती है? रिड्यूस रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। जमना जो है ना, सीमेंट बड़ी जल्दी जमती है, तो सीमेंट को जमने जल्दी ना दे, रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, डिले सेटिंग टाइम, डिले सेटिंग टाइम, यानी उसको जल्दी जमने न दे, सेटिंग टाइम को डिले कर दे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ा रहा हूं। जिप्सम क्यों मिलाई जाती है? जिप्सम इसलिए मिलाई जाती है ताकि सीमेंट जल्दी जमे नहीं, डिले कर दे सेटिंग टाइम को, नहीं तो जल्दी जम जाएगा अगर तो चट्टान बन जाएगा। फिर हम काम कैसे करेंगे? फिर हम ब्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, या हम सीमेंट का उपयोग कैसे कर पाएंगे? तो वो धीरे धीरे सेट करता है। जब हम काम कर लेते हैं फिर पानी उस पर डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, पानी डालते डालते तब धीरे धीरे सेट करता है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? यस, तो दिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? यहां पर 4 ऑप्शन दिया है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? आंसर दीजिए, आपको आता है तो आंसर दो। नहीं मालूम है? जिप्सम से किया जाता है, जिप्सम को हीट करके। जिप्सम का फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, CaSO4.2H2O। जिप्सम को हीट करने से, बाय हीटिंग जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम के गर्म करने से होता है, जिप्सम के हीट करने से होता है। तो योर आंसर इज जिप्सम। अब आया मार्बल। क्या है भाई मार्बल? मार्बल वही है ना लाइमस्टोन, CaCO3 है, लाइमस्टोन को ही मार्बल कहेंगे हम। सीमेंट बता ही दिया। अगला सवाल, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से सबसे पुअर कंडक्टर हीट का कौन सा है? ऊष्मा का सबसे कम सुचालक, निम्नतम ताप चालक कौन सा है? वैसे तो मेटल सारे हैं भाई, मेटल तो कॉपर भी है, धातु भी विद्युत का सुचालक होता है, लेड भी होता है, मरकरी भी है, जिंक भी है। सबसे कम कौन है? लेड है, शीशा, लेड, पीबी।
ठीक है। अगला सवाल, आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लोहा कहां से प्राप्त होता है? मतलब लोहा कहां से प्राप्त होता है का मतलब लोहा का ओर पूछ रहा है, ओर्स, अयस्क पूछ रहा है, ओर्स ऑफ आयरन। और बड़ा अच्छा आंसर आपके सामने है, हेमेटाइट। हेमेटाइट इज द राइट आंसर। हेमेटाइट इज द राइट आंसर। पिच ब्लेंड से क्या मिलता है? पिच ब्लेंड से क्या मिलता है? थोरियम। लाइमस्टोन से क्या मिलता है? कैल्शियम। मोनाजाइट सुना है क्या आपने? मोनाजाइट क्या मिलता है बताइए? नहीं याद है। मोनाजाइट, वैसे पिच ब्लेंड से हम यूरेनियम भी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोरियम आजकल रिएक्टर सुना होगा आप लोगों ने, तो रिएक्टर में थोरियम को इंड्यूस करके यूरेनियम भी बनाते हैं। जब वो साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो याद रखेंगे। मोनाजाइट भी एक तरह का ओर है, वो भी थोरियम का ही। तो इसका आंसर क्या हो गया? हेमेटाइट। हेमेटाइट के अलावे और क्या क्या हो सकता है भाई? दो तीन नाम याद रखना है। आयरन पायराइट सुना होगा आपने, मैग्नेटाइट सुना होगा बेटा, सीडेराइट सुना होगा, सीडेराइट। ये सब ओर है, किसका ओर है बेटा? आयरन का। एक क्वेश्चन और मुझे समझाने का मन कर रहा है। आयरन पायराइट जो होती है, इसको नाम दिया गया है फुल्स गोल्ड। क्या नाम दिया गया है? फुल्स गोल्ड। कहा ये ऐसा ओर है, ये ऐसा चट्टान है जो सोने की तरह चमक रखती है, इसलिए इसको मूर्ख सोना कहा गया है, जबकि इसमें सोना नहीं होता है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फुल्स गोल्ड किसे कहा गया है? फुल्स गोल्ड आयरन पायराइट को कहा गया है, ठीक है। तो कई एडिशनल सवाल हम लोगों ने पढ़ा, अतिरिक्त सवाल। अगला सवाल, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सी है? बॉक्साइट। फार्मूला याद रखना, Al2O3.2H2O, बॉक्साइट। कैल्साइट किसी का नहीं है। कैलामाइन किसी को मालूम है? कैलामाइन किसका ओर है? नहीं मालूम है, जिंक का है, जस्ता। गेलिना किसका ओर है? लेड का, शीशा का, शीशा का अयस्क है। जस्ता का अयस्क कैलामाइन है, ठीक है। कैलामाइन का फार्मूला भी याद रख सकते हो, जिंक ZnCO3। गेलिना का फार्मूला याद रख सकते हो, PbS, लेड सल्फाइड होता है। कैल्साइट नहीं है कुछ। अगला सवाल, Which one of the following pairs is not correctly matched? करेक्टली मैच नहीं है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट करेक्टली मैच है। जिंक कैलामाइन करेक्टली मैच है। आयरन हेमेटाइट करेक्टली मैच है। तीन करेक्टली मैच है। इसका मतलब नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? कॉपर सिनेबार। तो आपका आंसर इसमें क्या हो गया? बी पार्ट। तो फिर आपके मन में होगा ना कि सिनेबार किसका ओर है भाई? सिनेबार HgS होता है, मरकरी का, पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क है, यानी रॉन्गली मैच बी पार्ट। नेक्स्ट सवाल, अब तो विजिबल है आप लोगों को, ऑडिबल और विजिबल दोनों होगा मेरे ख्याल से। पीपीटी विजिबल है, PDF आपको अभी वैसा ही चल रहा है। नेक्स्ट सवाल, एलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन? एरोप्लेन, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एरोप्लेन है ये, एरोप्लेन। एरोप्लेन के लिए मेटल पूछ रहा है। एंड पार्ट्स ऑफ द ट्रेन, कौन से धातु का मिश्रण विमान और ट्रेन के हिस्सों को बनाने के लिए की जाती है? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, नन ऑफ दीज। एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर, वेरी गुड आंसर, एल्यूमिनियम। हालांकि ये भी याद रखना कि एल्यूमिनियम का कौन सा वो मतलब एलॉय होता है बेसिकली ये, और उस एलॉय का नाम आपको याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। नाम मैं बता देता हूं आपको, ड्यूरेलुमीन। ड्यूरेलुमीन बोलते हैं, ड्यूरेलुमीन एल्यूमिनियम का एलॉय है, जिसमें तीन चीज होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज, मुख्य रूप से एल्यूमिनियम होता है। बड़ा ही
मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है। नेक्स्ट सवाल, सोल्डरिंग टाका, सोल्डर यूज इन सोल्डरिंग मेटल, कोई भी दो धातु को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, क्या आंसर होगा? टीन एंड लेड, टीन एंड लेड, वेरी गुड आंसर, टीन एंड लेड इसका आंसर है। लेड और टीन का मिक्सचर होता है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये सोल्डर जो होता है ना, सोल्डर लेड और टीन का जो मिक्सचर होता है, इसी का तार जो होता है फ्यूज वायर में लगाई जाती है, फ्यूज की तार बनती है इससे। हाँ बेटा, फ्यूज वायर जो बनती है ना, कई बच्चे कहते हैं कॉपर की बनती है, गलत है वो। किसकी बनती है? लेड और टीन एलॉय, लेड एंड टीन एलॉय। बड़ी बार ये क्वेश्चन आता रहा है शीशा और टीन एलॉय का। क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इसमें से नन ऑफ दीज होगा, कितना होगा? वैसे अगर किसी को मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, 0.03% लगभग। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लगभग 0.03% है। नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है भाई? 26। ट्वेंटी सिक्स के बाद 27 किया हमने। इंपॉर्टेंट मेटल यूज विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, जंग नहीं लगेगा, लोहे के साथ उसे जंग न करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये घड़ी की चेन देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या लगा हुआ है? ये स्टेनलेस स्टील कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? स्टेनलेस स्टील कहते हैं बेटा। और इसमें पाई जाती है, क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम, जंग नहीं लगने देगा। स्टेनलेस स्टील कहते हैं बच्चे, तो स्टेनलेस स्टील जंग नहीं लगने था, इसको कहते हैं हम जंग रोधी इस्पात। और जंग रोधी इस्पात क्रोमियम जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपोर्टेड मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, फिर से आ गया, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? आंसर ये क्रोमियम। अभी जस्ट मैंने बोला था कि ये घड़ी की चेन देखिए, स्टेनलेस स्टील है, इसमें क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट, जब भी कभी रस्ट हो जाए, तो रस्ट होने का मतलब हो गया कि वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में आयरन के साथ जुड़ गया, यानी आयरन ऑक्सीडाइज हो गया है और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल आ चुके हैं, वेट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीजेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, और इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। हाँ, वेरी गुड। पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। क्यों घटेगा? क्यों घटेगा भाई? पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। क्यों बढ़ेगा और क्यों घटेगा? जब हाइड्रेटेड होगा तो बढ़ेगा, और जैसे ही वो ड्राई होगा, चूंकि हाइड्रेटेड होने के बाद में ड्राई होगा, मिट्टी बन जाएगा, तो वो घटेगा। सो योर आंसर इज व्हाट? इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। याद रखिएगा। कई लोग इस पॉइंट पर रुक जाते हैं, कई लोग ये सवाल पर कई बार अलग अलग ओपिनियन देते हैं, तो आपको याद रखना है इस ओपिनियन को जो मैंने अभी जस्ट बताया है। हमने पहला आंसर दिया है कि पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, क्योंकि रस्ट लग जाएगा ना, तो रस्ट लगने से हाइड्रेटेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं है? कौन सा ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं है भाई? डायमंड में कार्बन है कि नहीं है? नन ऑफ दीज, वेरी गुड आंसर, शाबाश। क्योंकि ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, कोल भी है, ये सभी क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप्स है, अपरूप है।
अलग अलग रूप में कार्बन पाई जाती है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अपरूप का मतलब ये होता है कि कई रूपों में पाए जाना, जिसके भौतिक गुण यानी जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और केमिकली आइडेंटिकल हो, सेम हो, एक जैसा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? इनकरेक्टली का मतलब ये हुआ जो गलत मैच है। देखो जी क्या क्या गलत मैच है भाई। फ्रियोन रेफ्रिजरेंट सबने पढ़ा होगा। जो फ्रियोन होता है ना, फ्रियोन गैस सुना होगा, तो रेफ्रिजरेटर में ठंडक पैदा करने के लिए फ्रियोन गैस यूज की जाती रही है। आजकल फ्रियोन फ्री किया गया है क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट सीएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लोग अब अवॉइड करते हैं कि ताकि ये उपयोग में न लाया जाए, इन्वायरमेंट को खराब करता है। वैसे ये मेल खाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा, आप लोग जान लो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो ऐसे गैस है जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कल कारखानों से निकले हुए धुओं में पाए जाते हैं। जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जो कल कारखानों से निकलते हैं धुएं, स्मोक, उसके अंदर जो गैस होती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो मॉइस्चर में जब आता है, जब एयर में मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करता है तो एसिड बनती है। उस एसिड को कहते हैं सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। Along with रेन वाटर दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। बारिश के बूंदों के साथ जब गिरती है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं बच्चे। तो ये भी करेक्टली मैच है। अब एक क्वेश्चन और दिया है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर, और कह रहा है पायरीन, फायर एक्सटिंग्विशर। अगर किसी ने पढ़ा हो फ्लोरीन के बारे में, कई लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा पहले भी। फ्लोरीन जो होता है बेटा, या इसको फ्लोरीन भी कहते हैं, या वैसे ये कार्बन के 60 एटम का पूरा मिला जुला रूप है। फुटबॉल के पैच के आधार पर इसकी संरचना आपको मिलेगी। इसको हम पूरा नाम कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये एक्चुअली कार्बन का है और यहां लिख रहा है फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर। इसका मतलब ये गलत, मेल नहीं खाता है। डी इज द राइट आंसर। पायरीन फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में पायरीन भी होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का भी उपयोग में लाते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसको हम। पायरीन का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मेल नहीं खाता है वो डी पार्ट है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन? इनमें से कौन सा कार्बन नहीं है? फिर से बोलो जल्दी। सैंड, कार्बन नहीं है सैंड। डायमंड, कोल, ग्रेफाइट तो है ही, अभी पढ़े थे आप। हीरा, कोयला और ग्रेफाइट अप्रूफ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये कोडिंग पर क्वेश्चन दिया गया। पहला, वाटर बिकम हार्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड इट इज नॉट अनयूजेबल। डायमंड इज हार्डर देन कॉपर एंड आयरन। ठीक है भाई। ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। वायु में सबसे मुख्य ऑक्सीजन है, ऐसा बोल रहा है। फिर लिख रहा है नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। साहब ये तो 1 2 3 कुछ लिखा नहीं है, आप पहले लिखो। ये है 1, वाटर इज हार्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड नॉट यूजेबल। दूसरा ये है, सेकंड है डायमंड इज हार्डर देन कॉपर एंड आयरन। तीसरा ये है ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। और चौथा ये है नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। पहले पॉइंट पर आइए, वाटर बिकम हार्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इट इज नॉट यूजेबल। क्या यह सही है या गलत है? आपको नहीं मालूम है? पानी की कठोरता यानी जल की कठोरता कैल्शियम कंपाउंड के कारण होती है। और कैल्शियम के कंपाउंड में क्या होना चाहिए? कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस ऑफ सल्फेट।
होगा। वन सही है, बिल्कुल वन सही है। वन सही है का मतलब बी में ये थोड़ा सीक्वेंस बनाने में जिसने भी क्वेश्चन को बनाया पीपीटी उसमें गड़बड़ी आई है थोड़ी। उसके बाद में कह रहा है कि डायमंड इज हार्डर देन, हाँ ये भी सही है, 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 सही है का मतलब क्या हुआ, बी पार्ट इज द राइट आंसर, 1 और 2 इज राइट आंसर, ठीक है। और ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट, ये गलत है, आप सभी को मालूम है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। हाँ, तो नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट हुआ ना। और ये लास्ट में दिया है नाइट्रोजन यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, गलत है। वेजिटेबल घी बनाने में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं बेटा, इसलिए इसका आंसर हो गया 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन को समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में जिसका यूज किया जा रहा है, स्नेहक के रूप में। ग्रेफाइट सबको मालूम होगा बेटा, ये सॉफ्ट होता है, कार्बन का एक अप्रूफ है, स्लिपरी होता है, यानी सोपी टच कह सकते हो, स्लिपरी कह सकते हो। बॉल बेरिंग में लगाया जाता है ताकि उसकी घर्षण जो है वो थोड़ा रिड्यूस कर दे, वो लुब्रिकेशन के रूप में काम उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्यूपराइट कॉपर का ओर है, हेमेटाइट आयरन का ओर है, क्रायोलाइट ये सब ओर का नाम है, एल्युमिनियम ओर है, ये एल्युमिनियम ओर्स के रूप में जाना जाएगा। हेमेटाइट आयरन ओर है, लौह अयस्क है, और क्यूपराइट कॉपर का ओर है, कॉपर अयस्क है। क्यूपराइट कॉपर ओर, हेमेटाइट आयरन ओर, क्रायोलाइट एल्युमिनियम ओर, और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है Which one of the following is called dry ice? शुष्क बर्फ। हाँ जी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, डी आंसर, डी आंसर रटना पड़ेगा इसको। भाई आप जानते भी होंगे, आइसक्रीम कार्ट में देखा होगा आपने, जब भी हम आइसक्रीम कार्ट में मतलब उसका उठाते हैं ढक्कन तो देखते हुएगा उससे निकलता है, और उसमें भी आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर में भी जो ऊपर वाला आइस का बॉक्स होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाई कर जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉज मिनिमम एयर पॉल्यूशन, जो सबसे कम एयर पॉल्यूशन कॉज करता है, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बॉस। कौन सा करेगा, हाइड्रोजन। आप जानते हो ना आजकल लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाने लगा है कई तरह के इंजन में। जितने भी हाई स्पीड इंजन होते हैं, आप रेस ट्रैक पर जो गाड़ियां दौड़ाते हैं, रेसर गाड़ियां जितनी होती है, लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज की जाती है, और ये बहुत ही बेहतरीन फ्यूल है, ये है ना। इसको हम रॉकेट फ्यूल में भी यूज करते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में यूज करते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ्यूल है, बहुत कम एयर पोल्यूशन है ही नहीं, न के बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम, बी पार्ट इज द राइट आंसर। हेवी वाटर इज ए टाइप ऑफ, हेवी वाटर किसने सुना हुआ है, हेवी वाटर किसको कहते हैं हम, G2O को कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको हम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम एक आइसोटोप होता है, हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, या एन ऑक्साइड ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऑक्साइड के रूप में D2O ले सकते हैं हम, भारी पानी बोलते हैं बेटा। और इसको आप याद रखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है, मंदक, मॉडरेटर। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्या आप लोगों को मालूम है कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होती है? नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों।
मॉडरेटर क्या करता है, उसमें रिएक्शन होती है, हम साइंस एंड टेक में इसको डेफिनेटली पढ़ाएंगे। आपको बता दें, उसमें चेन रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो जब फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है तो जो न्यूट्रॉन्स निकलती है उस न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना इसका काम है। स्लोज डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ये काम किसका होता है, ये काम मॉडरेटर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, परमानेंट हार्डनेस किसके वजह से होता है, आप हमेशा याद रखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ऑफ किसके होने चाहिए, क्लोराइड्स होनी चाहिए या सल्फाइड्स होनी चाहिए, सल्फेट होनी चाहिए, सल्फेट या सल्फाइड होने चाहिए। चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं, कहां पर दिया है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये पार्ट इज द राइट आंसर। बाकी कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर दिया है और सल्फेट दिया है, गलत हो गया, बाइकार्बोनेट नहीं होता है, जब भी होगा क्लोराइड होगा। परमानेंट में परमानेंट लिखा है, इसमें अस्थाई कठोरता लिखा है। अगर टेम्पोररी होता तो क्या होता, टेम्पोररी में कार्बोनेट आयंस होता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो अगर टेम्पोररी होता तो याद रखना कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स टेम्पोररी के लिए और परमानेंट के लिए हमने आपको बताया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और मैं समझा दूं, इस सवाल को फिर से देखो, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए एक विधि अपनाते हैं, उस विधि को नाम आप याद रखेंगे, परम्यूटेट मेथड बोलते हैं बेटा। इसमें हम जो कंपाउंड यूज करते हैं उस कंपाउंड का भी नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, सोडियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट इज एडेड इन वाटर, सोडियम जियोलाइट इज एडेड इन वाटर। परम्यूटेट मेथड के द्वारा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। समुद्र का पानी, समुद्री जल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का उदाहरण होगा। अगले सवाल की तरफ, Which gas is used in the purification of drinking water? ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? क्या हम ऐसा यूज करें जिससे कि पीने के पानी को शुद्ध कर सकते हैं? क्लोरीन टैबलेट लगाते हैं बेटा, डालते हैं हम, क्लोरीन टैबलेट डालते हैं, बी पार्ट इज द राइट आंसर। वैसे कई लोग सुने होंगे ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में आप देखो क्लोरीन है ना, तो कई बार ऑप्शन में देख लेना, ब्लीचिंग पाउडर अगर दे रखा है तो आपका आंसर ब्लीचिंग पाउडर होगा, नहीं ऑप्शन में है तो क्लोरीन होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हीलियम के बारे में तो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो हीलियम तो आप जानते हो इनर्ट गैस है ना, और हीलियम का उपयोग कई जगह की जाती है बेटा। आप लोग बैलून में डालते हो, सी डाइवर्स जो होते हैं, समुद्री गोताखोर, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का प्रयोग करते हैं। सी डाइवर्स जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का उपयोग करते हैं, तो हीलियम के ऊपर भी याद रखेंगे क्वेश्चन। अगला सवाल, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण, अभी जस्ट पढ़े थे आप, हाइड्रोजिनेशन पढ़े थे आप, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वनस्पति तेल की हाइड्रोजनेशन में निम्न में से कौन सा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम करता है? क्या आप जानते हो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, जो अभिक्रिया की दर है उसको घटाना और बढ़ाने का काम किसके द्वारा होता है? कैटलिस्ट के द्वारा होता है। और सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है इसमें कि जिंक या प्लेटिनम या निकल या आयरन या ये सब, तो आंसर इज निकल। क्या आंसर होगा? निकल। कैटलिस्ट के रूप में हम लोग उपयोग में लाते हैं निकल का। ठीक है, हाइड्रोजनेशन।
विच गैस इज नोन एज नोबल गैस? नोबल गैस का मतलब इनर्ट गैस। नोबल गैस का मतलब इनर्ट गैस। हीलियम, अभी जस्ट बोले थे आपको हीलियम। हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस है बेटा, किसी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो हीलियम का उपयोग करते हैं कई जगह, हमने अभी जस्ट बताया था। सी डाइवर्स। Which of the following pairs of gases is used for the respiratory activity of divers? देखो यार, ये देखो आ गया क्वेश्चन आपके पास। आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन एंड हीलियम, अभी बोले थे ना, गोताखोर कृत्रिम श्वसन के लिए उपयोग में लाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज यूज्ड एज लाफिंग गैस? दांत के डॉक्टर जो होते हैं ना, दंत चिकित्सक, तो दांत उखाड़ना है, बड़ी पेन होगी, तो पेन होगी तो पहले बेहोश करना है। बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया के रूप में, एनेस्थेटिक पर्पस के रूप में हंसाने वाली गैस का इस्तेमाल करते हैं। और वो हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gas used to inflate the tires of aircraft? आजकल एयरक्राफ्ट में जो हम लोग भरते हैं, हवाई जहाज के टायर फुलाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? बोलिए। ऑप्शन सी हीलियम। हाँ, उड़ा दीजिए हवा में, उसको हवा में उड़ा दीजिए। आंसर इज नाइट्रोजन। आजकल आप लोग अपने टायर में भी, गाड़ी जो नई नई गाड़ियां आ रही है, बड़ी गाड़ियां, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं हम लोग, ठीक है। कई जगह पर, कई किताब में आपने आंसर गलत नहीं बोला है, कई किताबों में हीलियम दिया हुआ है, तभी आपने आंसर दिया है हीलियम, ठीक है। लेकिन कूल है ये, नाइट्रोजन इज वेरी कूल। नाइट्रोजन ठंडा होता है, घर्षण से गर्म ना हो। हीलियम तो हल्की ना है बेटा, टायर के अंदर अगर लगेगा तो एयर लिफ्ट कर देगा। सी डाइवर्स इसीलिए तो यूज करता है कि वो अंदर ना जा सके, वो उसके एक तो रेस्पिरेशन भी होगा और गोताखोर अंदर ना जा सके, उसके बॉडी को ऊपर उठा के तो एयर लिफ्टिंग कराना शुरू कर देगा। इसलिए इसका आंसर नाइट्रोजन होगा, नॉट हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन बैलून्स? आ गया ना, अब इसका आंसर आप हीलियम दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हीलियम अब दीजिए, क्योंकि वो हवा में लिफ्ट करके ऊपर ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुब्बारों में हाइड्रोजन की प्राथमिकता क्यों हीलियम को वायु, गुब्बारों में हाइड्रोजन की प्राथमिकता क्यों दी जाती है? अरे साहब, हीलियम इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बैलून्स, यानी हीलियम को प्रेफर किया गया है, हाइड्रोजन को नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है? ज्वलनशील है। हाइड्रोजन क्या है? इनफ्लेमेबल है। देखो तो क्या लिख रहा है यहां पर, चीपर, हैज ग्रेटर लिफ्टिंग पावर, इज लेस डेंस, कर सस्ता है या लिफ्टिंग पावर इसकी ज्यादा है? वैसे तो हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्की गैस है, लिफ्टिंग पावर हाइड्रोजन की ज्यादा है, पर इज लेस डेंस। फिर लिख रहा है डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, क्योंकि एक्सप्लोसिव है भैया, हवा में जाएगा गुब्बारा फट जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका? डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, मतलब हीलियम एक्सप्लोसिव मिक्सचर नहीं है, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। हीलियम इज इनर्ट गैस, एक्सप्लोसिव मिक्सचर नहीं है, पर हाइड्रोजन तो एक्सप्लोसिव मिक्सचर है, इनफ्लेमेबल है वो। इसलिए बैलून में हम क्या भरते हैं? हीलियम भरते हैं, हाइड्रोजन नहीं भरते। क्लियर हुआ मेरी बात? हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पर हैं अभी? 48। आप लोग देखिए, आप लोगों के पास में इतने सारे सवाल जो पहुंच रहे हैं, और ये एक एक सवाल आपको ठीक से समझते रहना है, पढ़ते रहना है, जानते रहना है, ठीक है बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है आपके पास में,
टीयर गैस, टीयर गैस कौन सी है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। किसको मालूम है क्या आंसर है? टीयर गैस इज, टीयर गैस क्या है? अमोनिया की क्लोरीन? नहीं मालूम है ना? क्लोरीन को कहो नहीं, वैसे इसका पूरा नाम अगर हो तो मैं लिख देता हूं, क्लोरो, इसको टीयर गैस के लिए आप पूरा नाम क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। पूरा नाम क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोपिक्रीन। क्लोरीन होता है इसमें, क्लोरोपिक्रीन होता है ये। तो आप याद रखेंगे टीयर गैस क्या है? क्लोरीन है। ये खासकर पुलिस वाले इसका उपयोग करते हैं भीड़ के वो तितर बितर करने के लिए, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, है ना? तो इसका आंसर क्लोरीन है, क्योंकि इसमें क्लोरोपिक्रीन है। ठीक है बेटा, बोलिए नेक्स्ट सवाल। ब्रोमीन इज, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक गैस है भाई, नॉन मेटेलिक गैस है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रोमीन इसमें से क्या है। लेकिन आप लोगों को शायद पता होगा कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। शाबाश, वेरी गुड। किनका आंसर है ये? क्या नाम हुआ आपका? झा जी, ऋषिकेश झा। लिक्विड है, वेरी गुड। एक्सेप्शनल याद रखना जरूरी है बेटा, आप हमेशा याद रखेंगे ये एक्सेप्शनल है। ये नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल ज्यादातर गैसियस फॉर्म में होती है, पर ब्रोमीन इज ओनली द नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में है ब्रोमीन। अब इसमें से ऑप्शन देखो क्या दिया है। इसमें कलरलेस गैस दिया है, तो गैस तो है ही नहीं, फिर हमें तो यहीं पर गलत हो गया। ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, गैस तो है ही नहीं। अब यहां ब्राउन सॉलिड रेड लिक्विड दिया है, तो इसका कलर आपको याद रहना चाहिए, रेड होता है। रेड लिक्विड इज द राइट आंसर। डी पार्ट इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट सवाल। चलिए बच्चों, 50 पर है हम लोग। तो आज के इस सेशन में जितने सवाल हम लोगों ने पढ़े, अभी पढ़े हैं, और नेक्स्ट स्लाइड हम अभी आपके सामने और रखेंगे। आप इन सारे सवालों को ठीक से देखिए, समझिए, और आपके लिए ये बेहतरीन सवालों की पूरी श्रृंखला मैंने आपके सामने रखी है। बायोलॉजी तो रखा है, केमिस्ट्री में भी आप महसूस कर रहे हैं कि ये बेहतरीन सवाल है आपके बीच, और इन सवालों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपने, है ना। जैसे अभी जस्ट आपको कहा लाफिंग गैस, फिर बोला टीयर गैस, तो ऐसे सवालों को आप ध्यान से रखेंगे और इनको समझते रहेंगे। इनके एप्लीकेशन पेपर में जब कभी भी आता है तो एप्लीकेशन ज्यादातर आता है। ठीक है बच्चों, चलो प्यारे बच्चों, आपके सामने दूसरा पीपीटी आपके सामने तैयार है, और पहला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो ट्यूबलाइट हम लोग उपयोग में लाते थे, आजकल एलईडी आ गया है, पहले हम ट्यूबलाइट इसी को कहते थे, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट को ही हम फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते थे।
इसमें पूछ रहा है कि क्या क्या भरा जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें भरा जाता है मरकरी वेपर एंड आर्गन। आर्गन इनर्ट गैस हो गया और पारे का वाष्प, दो चीज भरी जाती है, तो सी पार्ट इसका आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 7, 7 जिसकी वैल्यू, देखो पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जब पानी की बात पूछी जाती है, तो जब कभी भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाटर की हो, तो वाटर का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ 7, तो वाटर का होता है, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो। तो ए पार्ट याद रखेंगे कि ए पार्ट इसका आंसर होगा। बेसिक सॉल्यूशन जब भी होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, और लेस देन 7 अगर होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज, लाल लिटमस